अच्छा देखिए, अभी हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन तक, जब तक हमारे एग्जामिनेशन नहीं होते हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। अच्छा, जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं अब तक वो कौन कौन से हैं? इनमें चैप्टर नंबर 1 ये हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 ये हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आई गेस चैप्टर नंबर 6 भी हमारा हो गया ना, 6 भी हो गया, ठीक है। अभी इस वक्त ये हमारे मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, ये वो चैप्टर्स हैं। अब रह क्या गया हमारे पास? अब चैप्टर नंबर 4 इस वक्त इन प्रोग्रेस है। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास वो इन प्रोग्रेस है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। अच्छा, लास्ट का जो आपका चैप्टर है वो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन उसे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री नहीं बल्कि मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से पढ़ा जाता है, तो हम वो पढ़ेंगे। और एक छोटी सी झलक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की भी देखेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंक्लूड करूंगा चैप्टर नंबर 9, ठीक है। ये हमारी अप्रोच होगी जो अब हमारी चलेगी। अब सवाल ये है सबसे पहले कि सर ये जो हमारा मिस हो गया इसका क्या किया जाएगा? बेटा देखो, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे कंप्लीट करना एग्जामिनेशन से पहले ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी 4 चल रहा है। अब 4 चैप्टर आपको पता है, 4 चैप्टर आपके पास पी ब्लॉक का चैप्टर है, और पी ब्लॉक के इस चैप्टर में आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इन ग्रुप्स की डिटेल स्टडी की भी होगी। इंटर चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो अच्छी खासी चीजें, तो ये चीजें आपको याद होंगी कि आपने क्या पढ़ा था। अब इसमें लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट ही लास्ट क्लास में किया है और सिर्फ ग्रुप नंबर 3 पढ़ा था, सही। यानी कि आज की क्लास में हमें ग्रुप 4 एंड देन सो ऑन पढ़ना है, यानी कि ये चैप्टर तो तकरीबन पूरा आपके अभी ग्रिप में आएगा, पूरा हो जाएगा। और रहा सवाल पिछले चैप्टर्स का, तो पिछले चैप्टर्स के लिए हम अलग से कुछ क्लासेस का एहतमाम करेंगे, जिसमें आपके पिछले चैप्टर्स दोबारा से रिवाइज करवा दिए जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले पहले। यानी जब एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले हमारी एप्टीट्यूड की क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, तो उन क्लासेस से पहले पहले आपकी जो उन क्लासेस से पहले पहले इस चीज को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन या कोई कोई बात करना चाहे ग्रुप 3 के बारे में? उसका रिवीजन इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि जब हम रिवीजन पर जाएंगे ना, रिवीजन अभी नहीं जाएंगे, 1-2 हफ्ते के बाद स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो ग्रुप 3 मिस हुआ है ना उसे पूरा करेंगे ताकि चैप्टर 4 पूरा हो, सही। फिर हम 6, 3, 2 इस तरीके से इनके ऊपर जो भी हमारे चैप्टर्स आ रहे होंगे उनको करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात यह है कि चूंकि पिछले चैप्टर्स आपके मिस हुए हैं, तो हो सकता है कि आगे के चैप्टर्स में कुछ जगहों पर ऐसी बात आए कि वो पिछले चैप्टर से लिंक हो। अब वहां पर जब मैं हो सकता है ऐसा बोलूं कि यार ये आपने वहां पढ़ा था, अब जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा, हो सकता है आपको याद ना हो सकता है आपको वो चीज समझ ना आ रही हो जो मैं उस वक्त बता रहा हूं, तो आपको उसी वक्त मुझसे पूछ लेना है। वो चीज मैं उसी वक्त बताऊंगा क्योंकि वो उस वक्त उस टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो मुझे उसे बताना लाजमी है। फिर वो मुझे अलग से पूरा टॉपिक ही समझाना पड़े पिछले चैप्टर का, वो मैं करवा दूंगा, उसका मसला नहीं। लेकिन वो आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। ये बात याद रखिएगा बेटा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मेरे ऊपर वही नहीं आती, ठीक है। सही है भाई। बेटा रिड्यूस एप्टीट्यूड में तो रिड्यूस कोर्स है ही नहीं जी। एप्टीट्यूड में आपको पूरा कोर्स देखना है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी ने रिड्यूस कोर्स के पैटर्न को या रिड्यूस कोर्स को कोई भी यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं कर रही है। तमाम यूनिवर्सिटीज ने बोल दिया है कि हम पूरे कोर्स को जानते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी सिर्फ सिंध बोर्ड का कोर्स नहीं जानती, वो तो ओ लेवल, ए लेवल का कोर्स और जो आपके पास फेडरल वगैरह आता है वो सब है।
अभी जब आप जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने जब चैप्टर 4 पर आऊंगा, ग्रुप 3 हम चूंकि पढ़ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट 4 से आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास ऐसी होंगी कि जिसमें आप बोलोगे कि यार ये तो हमने अपने इंटर में नहीं पढ़ा। तो इंटर में उसके ना पढ़ने की वजह यही है कि इंटर में वो चीज वाकई आपके नहीं है, उसका होल सोल ताल्लुक जो है वो आ, आपके पास इससे है, फेडरल से या ए लेवल से या ओ लेवल से। तो हम कोशिश यही करेंगे कि उस तरीके से लेके चलें। क्या हो गया, ये स्लाइड शो क्यों नहीं कर रहा? अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 3 किया था। अब बात करेंगे ग्रुप नंबर 4 की। तो ग्रुप नंबर 4 हमारे पास कार्बन फैमिली का ग्रुप है, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, इनके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी मैंने लिखी हुई है। एक बात एप्टीट्यूड के हवाले से जरा याद रखिएगा, और वो बात यह है कि देखो, कोर्स आप लोग पढ़ चुके हो। फर्स्ट ईयर को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करो कि सर वो तो भूल गए, हमने एक साल पहले पढ़ा था, हमें तो कल की बात याद नहीं रहती। लेकिन सेकंड ईयर तो अभी इस साल पढ़ा है ना, तो बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। आप लोगों ने इधर उधर कोचिंग्स में, कॉलेज वगैरह में टेस्ट भी दिए होंगे, और उसकी वजह से चैप्टर्स को याद भी किया होगा, तो अच्छी खासी जानकारी आपको ऑलरेडी होगी। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उस जानकारी को याद दिलाऊंगा दोबारा, ठीक है। अब असल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें साथ के साथ। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि असल चीज एमसीक्यू सॉल्व करना आना है एप्टीट्यूड के लिए। वो आता है तो सब आता है आपको, वो नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, सब पढ़ना बेकार है। हम जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ उसकी मैं वर्कशीट्स आप लोगों को देता जाऊंगा। एनएमआई के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एनएमआई के नोट्स जो है वो चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, आप चैप्टर वाइज भी उसको सॉल्व करें। मैं टॉपिक वाइज आपको वर्कशीट्स देता जाऊंगा। हर टॉपिक के हमारे पास अच्छे खासे एमसीक्यूज हमने बना के रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ एमसीक्यू ऐसे भी हो सकते हैं आपको लगे कि यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। देखो, बात मेरी सुन लो, हम कोशिश करते हैं टॉपिक पढ़ाते हुए कि मेजोरिटी चीज को कवर करें उस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ बोर्ड्स का कोर्स होता है। अब हर टॉपिक की बात जो है वो मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो हर बोर्ड के याद नहीं हो सकते, या वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, भूल जाते हैं या नहीं रहता याद वक्ती तौर पर। लेकिन वो एमसीक्यू में जब हम असाइनमेंट बना रहे थे तो उस वक्त तो एक एक लाइन हर कोर्स की पढ़ रहे थे, तो उस वक्त तो वो चीजें हमने हो सकता है डाल दी हूं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसलिए अगर जब आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं बाय मींस ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, बाय मींस ऑफ फिजिकल क्लास, या आप खुद भी चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। असल चीज है नॉलेज। नॉलेज आ गई तो एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू बन कैसे रहा है, अगर ये अप्रोच समझ में आ गई ना, तो एमसीक्यू सॉल्व करना आ गया। इतना याद रखना, एमसीक्यू सॉल्व करने से ज्यादा बनाने की अप्रोच पर जाओ, कि वो एमसीक्यू किस तरीके से आपसे पूछा गया है, बना गया है, बस। देन आगे का काम खुद हो जाएगा। बेटा एक लाइट ऑफ कर दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, ये सही लग रहा है अभी ऐसे? अच्छा चलो अब देखो,
तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और इन एलिमेंट्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें लिखी हैं। सबसे पहले देखो, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है और जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन, लेड जो है वो मेटल्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने शायद सिलिकॉन के बारे में पढ़ा हो कि वो मेटलॉइड है, शायद पढ़ा हो। सिलिकॉन मेटलॉइड नहीं है बेटा, सिलिकॉन नॉन मेटल है, सही है। जर्मेनियम सिर्फ मेटलॉइड है। अक्सर कुछ किताबों में ऐसी बात लिखी हुई है, मुझे हमारी किताब का याद नहीं कि हमारे सिंध बोर्ड की किताब में क्या लिखा है, लेकिन ये मेटलॉइड नहीं होता है, नॉन मेटल होता है। और मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, बट डिपेंडेड अपॉन, प्रोवाइडेड कि आप उसको प्रॉपर्टी किस तरह की दे रहे हो। यानी कि अगर आपने उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है जिसमें वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे तो इट विल बिहेव एसिडिक, सॉरी मेटेलिक। और अगर आपने उसे ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है जिसमें वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे तो वो नॉन मेटल बिहेव करेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इनके बारे में मजीद कुछ बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो एसिडिक होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड से क्या मुराद है यहाँ पर, यानी कि जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, शो हो रहा है, काफी डार्क हो गया ये, जेन्युइन कलर शो नहीं कर रहा है अपना। ठीक है, इसी तरीके से जब जर्मेनियम के ऑक्साइड्स बनते हैं, जर्मेनियम जीई ऑक्साइड, तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेटा एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों खासियत शो करने की सलाहियत रखता हो। अगेन वही आ गई बात, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस को किसी एसिड के साथ मिलाओगे बेस की तरह बिहेव करेगा, और किसी बेस के साथ मिलाओगे एसिड की तरह बिहेव करेगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से टिन और लेड भी एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि वही बात आ गई कि ये भी एसिडिक और बेसिक दोनों खासियत शो करने की सलाहियत रखते हैं। कार्बन सिलिकॉन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, सिवाय कार्बाइड्स के। जब कार्बाइड बनते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे, आयोनिक फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जर्मेनियम दोनों तरह के बॉन्ड इजीली फॉर्म कर लेता है, कोवेलेंट भी आयोनिक भी। टिन और लेड भी दोनों तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। एलोट्रोपी की बात करें तो कार्बन एलोट्रोपी शो करता है, सिलिकॉन भी शो करता है, जर्मेनियम भी करता है, टिन लेड भी एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी के मीनिंग ये है कि बेटा एक ही चीज का अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में नजर आना। मतलब सबसे बेहतरीन और इसकी अच्छी एग्जांपल है कोल एंड डायमंड। दोनों कार्बन है, दोनों एक ही जगह से मिलते हैं, लेकिन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस में, मार्केट वैल्यू में जमीन आसमान जितना फर्क है। तो इस चीज को हम कहते हैं एलोट्रोपी। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि कोल और डायमंड ऐसी चीजें जिनसे हम एलोट्रोपी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं किसी और एलिमेंट से आपको ये चीज समझाना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाकी किसी एलिमेंट की एलोट्रोपी के बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि आपने उसको देखा हुआ नहीं होता। जी बेटा, कैल्शियम कार्बाइड आयोनिक होता है। कैल्शियम और कार्बाइड 2.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना पड़ेगा शारिक उसके लिए। कैल्शियम का मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं पता, बट कार्बन की 2.4 होती है। अब कार्बन की 2.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लो। तरीका बता रहा हूं, आयोनिक है या कोवेलेंट वो पता करने का। मुझे कार्बन की पता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.4। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है। कैल्शियम की मुझे नहीं पता, वो आप अगर बुक से या कहीं से देख सकते हैं तो देख लीजिए। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए। अगर आंसर 1.7 या उससे बड़ा आ जाए तो कंपाउंड आयोनिक होगा, उससे छोटा है तो कोवेलेंट होगा। अब ये देख लेना, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट। ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि तुमने एक प्रिसाइज एग्जांपल का पूछा है तो मैं उस पर नहीं बता सकता। कुछ कार्बाइड जो हैं वो कोवेलेंट होते हैं, कुछ आयोनिक होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। कार्बन भी हाइड्राइड फॉर्म करता है, सिलिकॉन भी हाइड्राइड फॉर्म करता है, जर्मेनियम और टिन लेड भी हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। हाइड्राइड्स या क्लोराइड्स का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करते हैं, ये एलिमेंट्स क्लोरीन से भी रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिकॉन इज दी
सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड पर एल्यूमिनियम है। सही है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेकिन ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अर्थ की क्रस्ट में, जमीन के नीचे की बात हो रही है। अगर आपसे पूछें कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन होगा। सही है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये लास्ट क्लास में हमारे पास आया था, जब मैं आप लोगों को ग्रुप 3 पढ़ा रहा था, उसमें भी आया था ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब मैं आप लोगों को दोबारा से इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा, पहले मैंने लास्ट क्लास में शायद समझाया नहीं था, तो मैं अब इसको आपको बता देता हूं कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, reluctance shown by ns electrons in bond formation due to poor screening या poor shielding effect of f orbital is called inert pair effect। सही है भाई, डेफिनेशन लिख लेना, सबर कर लो, पहले सुनो बात को। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप्स में होता है, सबसे पहले ये समझ लो। पहली बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में होता है, इसका ताल्लुक एस, डी या एफ ब्लॉक से नहीं है, ये सिर्फ पी ब्लॉक में होता है। और पी ब्लॉक के भी कुछ ही ग्रुप्स में होता है, जैसे कि ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में और ग्रुप 5 में। अच्छा, इन 3 ग्रुप्स में सिर्फ होता है नहीं, होता 6 और 7 में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है वो इन्हीं में ही होता है। इफेक्टिव इनर्ट पेयर इफेक्ट इनमें शो होता है, उनमें इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा, मैं एलिमेंट्स बता दूं, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। ग्रुप 3 की NS2 NP1, ग्रुप 4 की NS2 NP2, ग्रुप 5 NS2 NP3। बेटा ये जो मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें किसी को मसला तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्स देखिए, ग्रुप 3 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ये एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? इनमें से इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वो ये आखिर के 2 एलिमेंट जो हैं, मतलब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। ये सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे, क्या? अब इन सब चीजों का जवाब सुनो। देखो, अगर मैं बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म होगी? 2s2 2p1। सही है। अच्छा, एल्यूमिनियम की 3s2 3p1। पीरियड बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फिफ्थ पीरियड पर आ जाइए। फोर्थ पीरियड, सॉरी, 4s2 3d10 4p1 गैलियम। सही। 5 पर आइए, 5s2
5s2, 5s, एक मिनट, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स 1 2 3 के बाद आएंगे ना। हम्म, 5 में नहीं है, 6 में आएगा। 5s2, 4d10, 5p1, सही है। अब आ जाइए थैलियम पर। थैलियम में क्या होगा? थैलियम में कॉन्फ़िगरेशन आएगी 6s2 और 5d10, 4f14, 6p1। अब देखो, जब हम थैलियम पर आए, ये रहा थैलियम। यार एक तो इसका कलर चला जा रहा है बार बार। ये है थैलियम, ठीक है बेटा। देखो, हाफ और फुल की जो तुम बात कर रहे हो बेटा, वो स्टेबिलिटी की है। स्टेबल होने के लिए या तो फुल हो जाए, फुल नहीं हो सकता तो हाफ हो जाए। हाँ, अब एलिमेंट इनिशियली तो स्टेबल नहीं होता ना, तभी तो बॉन्ड बनाता है। स्टेबिलिटी तो वो बाद में हासिल करता है, वो किसी भी तरह हासिल कर रहा है, वो अलग हमारी अभी डिस्कशन है। सही। थैलियम घेरा बेटा, ठीक है। अब जरा थैलियम से पहले गौर करो, 6 पीरियड में क्या हो रहा है। पहले एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये दरअसल लेंथेनाइट सीरीज है, यानी कि ये। फिर एफ ब्लॉक आ गया, एफ ब्लॉक के बाद ये डी ब्लॉक आ गए, डी के बाद कहीं जाके बेचारा गरीब पी आ रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन भी जो हमने लिखी है वो यही लिखी है, देखो 6s, 5d, 4f, आखिर में आ रहा है 6p। सही है ना। यानी कि असल में हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है भैया कि जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है ना ऑर्बिटल में, अगर मैं थैलियम के ऑर्बिटल की बात करूं, मैं पर्टिकुलरली अभी थैलियम की बात कर रहा हूं, तो थैलियम के आखिरी शेल कौन सा है? 6th शेल इसका आखिरी शेल है। इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में कहां एंटर कर रहा है? 6th शेल में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो 6th शेल इसका लास्ट शेल है। अब अगर मैं आपसे ऐसे एक बात सवाल पूछूं, इसको सामने रखते हुए 6s और 6p को, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल थैलियम का ही है। अब थैलियम के न्यूक्लियस में 6s और 6p, इन दोनों में से न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन सा होगा, क्या लगता है आपको? 6s करीब होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, 6p की ज्यादा होती है, तो वो बाद में होगा, ठीक है। हम इसको एनर्जी लेवल के हिसाब से 6s को ना नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 6s यहां होगा। अब 6s से पहले 6s से पहले क्या आ रहा है? 4f और 5d आ रहा है। एक चीज होती है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं उसको, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s का होता है, उससे कम p का होता है, उससे कम d का होता है, और सबसे कम f का होता है। आ रहे हैं अभी? शील्डिंग का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के 7 शेल्स हैं। अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, इस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4। अब यहां के मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहां के मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, पहला काम ये कर रहे होंगे। दूसरा काम, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको कमजोर भी बना रहे होंगे, ठीक है। क्यों?
भाई न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे करीब, जो सबसे सामने होगा, सबसे ज्यादा उस पर होगी। जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इस चीज को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एक तो फोर्स ऑफ रिपल्सिव कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और फिर ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। समझ गए? इन सब में ये शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है? एफ ऑर्बिटल का होता है सबसे कम। यानी कि अगर कहीं एफ ऑर्बिटल मौजूद है तो एफ ऑर्बिटल अपने से पीछे वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम अप्लाई करता है। क्या समझ में आ रही है इससे बात? इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस का होल्ड एफ ऑर्बिटल के पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग होता है। सही है। अब मैं वापस आ रहा हूं थैलियम की कॉन्फ़िगरेशन पर। अब थैलियम में क्या है? थैलियम में 6p1 है और 6s2 है। इससे पीछे, थैलियम से पीछे यहां पर, यहां मौजूद है 4f। अब इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम। तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आखिर के ऑर्बिटल्स पर बढ़ जाएगी। सही है, आखिर के ऑर्बिटल्स पर बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आखिर के ऑर्बिटल्स पर ये शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट, अब इससे क्या होगा कि ये जो 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 6p1 के का एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी टाइट हो जाएगी। सही। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं कंपैरेटिव पूछूं कि 6s2 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या 6p1 पर ज्यादा होगी, तो क्या जवाब होगा? किस पे ज्यादा होनी चाहिए? 6s2 पे ज्यादा होगी। वजह क्या है कि सर ये मतलब करीब आ गया ना, मतलब आपने खुद ही बताया कि सर जो एस है वो ज्यादा करीब होगा। भले ही एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हों, लेकिन एस ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के, पी उससे थोड़ा दूर, एस उससे थोड़ा दूर, डी उससे थोड़ा दूर। तभी तो एनर्जी का फर्क है, वरना एनर्जी का फर्क ही ना हो सर। अभी आप लोगों ने बताया मुझे। तो नहीं 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 नहीं, देखो मैं इस बात को नहीं कह रहा। मैं अगर वैसे अगर इन तीनों में बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 4f पर है। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं ना कि 4f को कंसीडर करो। मेरा जो सवाल था वो ये था कि इन दो में से किस पे ज्यादा है? 6s पे ज्यादा है, 6p पे कम है। अच्छा, जिस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है वो इलेक्ट्रॉन एटम से आसानी से निकल जाता है। उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, लो आईपी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। सही है। और जिसकी हाई आईपी होती है वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलता है। अच्छा, अब ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं ये सब +3 की वैलेंसी शो करते हैं। उसूली तौर पे ग्रुप 3 है ना, +1 +3 शो करेंगे। थैलियम +1 शो करता है। ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो इसमें एफ ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है यानी कि शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस पर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पी में से आसानी रहता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए उसके ऊपर +1 चार्ज आता है। सर बाकियों पर क्यों नहीं हो रहा? बेटा बाकियों की कॉन्फ़िगरेशन देखो, एस और पी सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट इन्हीं में ही होता है। एस और पी में, इधर इधर एसपी है, इधर भी डी आ गया। अब डी की शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, लेकिन एफ से तो ज्यादा ही होता है ना, तो वहां पर भी ये इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। इंडियम में ये इफेक्ट थोड़ा बहुत आता है। सही है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात करें तो बोरॉन, इनका ना इस तरीके से होता है। अब मैंने जो पहले लिखा है वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जो बाद में लिखी है वो कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। यानी कि आपसे इस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जैसे देखिए BCl, मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं, और
AlCl, GeCl और InCl and TCl. BCl3, AlCl3, GeCl3, InCl3 और TlCl3. अब देखिए मेरी एक बात सुनिएगा कि यहां पर कौन सा कंपाउंड जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, मेरी ये बहस नहीं है. अगर किसी की जानकारी में हो कि सर ये वाला कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपने यहां लिखा हुआ है, अभी मेरा ये मकसद नहीं है. मेरा मकसद कुछ और समझाना है. मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देनी है, ठीक है. अब इन सब में जो ग्रुप 3 का एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज है +1. इन सब में जो ग्रुप 3 का एलिमेंट है उस पर चार्ज है +3. ठीक है. अब ये जो कंपाउंड्स हैं, कौन सी वाली बात, चार्ज +1 +3, दोबारा बोलो बेटा. वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन के एक एटम पर -1 होता है, तो बराबर करने के लिए +1 भी एक ही चाहिए. ठीक है. इधर -3 है टोटल, तो बराबर करने के लिए प्लस भी 3 चाहिए. ठीक है. अब इन सब में ये जो 4 कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है. लेकिन अगर इधर बात करें तो ये स्टेबल है और ये सारे अनस्टेबल है. अब कोई वजह पूछे कैसा, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. टीएल की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दरअसल Tl+3 नहीं बल्कि Tl+1 है. एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. बात समझ में आ गई ये वाली मेरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा. इससे रिलेटेड हर साल कोई एक एमसीक्यू जरूर आता है. एमकैट का पेपर हो, एमडी कैट का या ई कैट का पेपर हो, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू जरूर देखोगे. क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप 3 में नहीं होता, ग्रुप 4 में भी होता है, ग्रुप 5 में भी होता है. जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरे पास 2 कंपाउंड है, एक PbCl2 है, एक PbCl4 है. बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? PbCl2 ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. अच्छा, Pb कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 4 का आखिरी एलिमेंट होता है. और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ना आखिरी वाले एलिमेंट ही शो करते हैं 3 4 5 के. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन +2 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन +4 है. वैसे अगर ग्रुप वाइज बात की जाए तो पीबी की कॉन्फ़िगरेशन मतलब ग्रुप 3 की कॉन्फ़िगरेशन +3 नजर आती है, इसकी +4 और इसकी +5 नजर आती है. लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हो जाता है? ये +1, ये +2, ये +3. एक चीज और समझ में आ रही है कि जब इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है ना तो कॉन्फ़िगरेशन बाय मींस ऑफ 2 डिक्रीज हो जाती है. कॉन्फ़िगरेशन बाय मींस ऑफ 2 डिक्रीज होती है. यानी कि क्या कह रहा हूं, ग्रुप 3 में अगर ग्रुप 3 की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन +3 है तो डिक्रीज होके 2 यूनिट डिक्रीज करके क्या हो जाएगी? स्टेबल +1. ग्रुप 4 की अगर +4 है तो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी? +2. ग्रुप 5 की अगर +5 है तो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी? +3. ये चीज है इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. अब बहुत सारे सवालात यहां बच्चों के जहन में आते हैं जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट डी ब्लॉक में क्यों नहीं होता? क्योंकि डी इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए इनर शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो कमजोर होना जरूरी है. अब डी ब्लॉक से पहले आ जाते हैं एस ब्लॉक. एस ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट आप देख लो सबसे ज्यादा है, तो कहां से होगा? ठीक है. अच्छा सर ये बताएं कि ये एफ ब्लॉक में क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा एफ ब्लॉक से पहले कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो डी और एस आता है, तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम हो रहा होता है. अच्छा चलें सर पी में होता है, तो पी में 3 4 5 में क्यों होता है? 6 7 में स्टेबल क्यों नहीं होता? एक सवाल बच्चे ये पूछते हैं. बेटा 6 और 7 का हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, ठीक है, लेकिन वहां पर ये शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स कम होता है बिकॉज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये दोनों एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं इस वजह से। तो बजाय ये केमिकल रिएक्शन शो करके कंपाउंड्स बनाए, दे टेंड टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी करते हैं और हाफ लाइफ के फिनोमिना को फॉलो करते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव तो सर बिस्मुथ भी होता है, लेकिन उसकी रेडियो एक्टिविटी एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट बहुत कम होती है। सही है, रेडियो एक्टिविटी बिस्मुथ की बहुत कमजोर होती है एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट, इनकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करते, बल्कि ये हाफ लाइफ फिनोमिना की तरफ जाते हैं, जो आप लोगों ने शायद मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा हो, या इस साल अगर फिजिक्स में चैप्टर 19 आप लोग पढ़ रहे हो फ्यूजन रिएक्शन, तो उसमें पढ़ा होगा कि जिसमें क्या होता है कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई पे न्यूक्लियस हिट करता है, वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, टूटता है ना, तो इसे कहते हैं हाफ लाइफ। सारी बात समझ में आ गई? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर हो गया सबको? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं? अच्छा जी, अब कार्बन फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप देख रहे हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, सही है? कोई ये समझे कि सर ये वैल्यूज याद करनी है, तो वैल्यूज याद नहीं करनी है बेटा। दरअसल आपको ट्रेंड याद करना है। मैं अब आपको हर एलिमेंट, हर ग्रुप में जाकर डाउन अप डाउन नहीं बता रहा, मैं वैल्यूज के साथ बता रहा हूं, आप खुद सेट करो। देखो, एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप आ रहे हो, बढ़ रहा है, ट्रेंड याद हो गया, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड याद है, काफी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बेटा, वैल्यू के लिहाज से। ये देखो, ये वैल्यू दी हुई है आपको इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो जो दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, उन दो एलिमेंट की सलाहियत के वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कितना खींचते हैं। जो ज्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, एटम का साइज बढ़ेगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो जो शेल जिससे बॉन्डिंग हुई है, वो उसका फासला न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियस से फासला बढ़ेगा तो जो खींचने वाली चीज है वही दूर हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी, तो वो कम पावर से खींचेगा। जब कम पावर से खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है? किसकी? ये है, लेकिन बेटा ये वो जो हम वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देते हैं ना, जैसे फ्लोरीन की हम कहते हैं 4 होती है, कार्बन की 2.4 होती है, वो हमारी स्केलिंग है। उसके हिसाब से तो हमें इजी है समझना। ये इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल दी हुई है। देखो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूनिट दिया हुआ है, वो जो जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की आप यूनिट्स निकालते हो, ये उस टर्म्स में दिया हुआ है। तो ये असल में टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। पीएम का मतलब है पार्ट्स पिकोमीटर्स, ठीक है? पीएम का मतलब है पिकोमीटर्स, यानी कि इनका जो साइज 77 बताया, 77 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर्स एटम का साइज, 117 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर्स। फिर नीचे आ जाइए तो आयोनिक रेडियस दिया हुआ है बेटा। आयोनिक रेडियस मतलब जब ये आइंस बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आइंस बना दें, और कौन सा आइन बना है? +2 वाला आइन, यानी कि जो साइज दिया हुआ है ये +2 वाले आइन के लिए दिया हुआ है, +4 वाले आइन के लिए नहीं दिया हुआ। अब आप बोलो सर +2 वाला आइन तो सिर्फ लेड का ही स्टेबल होता है, बाकियों का तो स्टेबल नहीं होता। बेटा हमारी किताब में जानकारी +2 की दी हुई है, तो हमने +2 की लिख दी। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, जो ट्रेंड एटॉमिक साइज का होगा वही आयोनिक साइज का भी तो होगा ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप आयोनिक साइज भी कम होगा, बट अपने रिस्पेक्टिव एटम से साइज में छोटा ही होगा। जैसे न्यूट्रल कार्बन जो है 77 है एटॉमिक साइज, और आयोनिक साइज 60 है, ठीक है? अब मेल्टिंग पॉइंट देख लो। अब मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर ग्रेडेशन क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप एक अजीब ही ट्रेंड शो कर रहा है।
कहीं बढ़ा कहीं कम हुआ, तो फिक्स कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, कार्बन के लिए लिखा हुआ है सबलाइम्स। सबलाइम्स, कार्बन सबलाइम सब्सटेंस नहीं होता, हमारी किताब में लिखा है, पता नहीं क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोयला रखा हुआ बोरी में, आज घर में रखा, कल बारबेक्यू है, आज घर पे कोयला लाके रखा, कल आज 5 किलो लेकर आए थे, कल शॉपर खोला 2 किलो रह गया, 3 किलो कहां गया भाई, उड़ गया। ऐसा कभी तो नहीं हुआ? हमारी किताब में लिखा है तो हमने भी लिख दिया भाई। हाँ, कुछ स्टेट्स होती हैं कार्बन की सब्लाइम होती हैं, लेकिन सारी स्टेट्स नहीं होती। जब हम इस तरह का एक टेबल व्यू दे रहे होते हैं, टेबुलर मैनर में बात कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको फिक्स करके चलें, मतलब एक ऐसी बात करें जो जनरलाइज हो और सही हो। बीच में एक्सेप्शंस होंगी ना, तो फिर कितनी एक्सेप्शंस बंदा याद करेगा। और केमिस्ट्री में तो वो एक वीडियो, एक मीम वायरल हुई थी ना फेसबुक पे, जिसमें वो बंदा बड़ी गालियां दे रहा होता है केमिस्ट्री को, उसमें वो बड़ा चीख के कहता है कि यहाँ जितनी मतलब पढ़ाई नहीं है ना, उससे ज्यादा एक्सेप्शंस है, ये फैक्ट है। इतनी एक्सेप्शन ना आपको फिजिक्स में मिलेंगी, ना मैथ्स में मिलेंगी, ना बायो में मिलेंगी, जितनी एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में। ठीक है। और ये वाकई एलिमेंट्स किसी के सगे नहीं होते। खैर, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ठीक है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब पहले एलिमेंट का डिस्कशन, ग्रुप 4 में जिस एलिमेंट को हमने बहुत तफसीलन 2 एलिमेंट्स को पढ़ा हुआ है, कार्बन को और लेड को। हर ग्रुप को हमने स्टार्ट करना है, उस ग्रुप की कुछ बुनियादी बातें पढ़नी है, और फिर उस ग्रुप के कोई एक आध एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके बारे में थोड़ी वाज़ेह बात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले है कार्बन। अब कार्बन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक क्रिस्टलाइन होती है, एक अमॉर्फस होती है। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, अक्सर क्रिस्टलाइन जब पूछा जाता है क्रिस्टलाइन क्या होता है, बच्चे जवाब देते हैं कि सर जो क्रिस्टल जैसा नजर आता है वो क्रिस्टलाइन होता है। एमॉर्फस क्या होता है? जो पाउडर जैसा नजर आता है वो एमॉर्फस होता है। बहुत आसान पहचान है। शुगर क्या होता है, क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस? क्रिस्टलाइन है। अच्छा, अगर उसको मैं ग्राइंडिंग मशीन में डालकर, जो हमारा जूसर ब्लेंडर जिसे आप कहते हैं, उसमें मैं ग्राइंडर में डालकर उसको क्या कहते हैं, पीस दूं, क्या होगा? पाउडर हो जाएगा। अब वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है? अब वो अभी भी क्रिस्टलाइन है बेटा, वो अभी भी क्रिस्टलाइन ही है, वो अभी भी क्रिस्टलाइन है। असल में आपको जब पहली बार बताया जाता है ना, तो बताया ही गलत जाता है। पता नहीं क्यों गलत बताते हैं, क्योंकि ये गलत बात कहीं भी नहीं लिखी हुई, 9 में भी नहीं लिखी हुई, फिर भी पता नहीं क्यों बताते हैं। क्रिस्टलाइन असल में उस चीज को कहते हैं बेटा जिसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर हो कोई। किसका? एटम्स या मॉलिक्यूल का। कोई भी चीज एटम या मॉलिक्यूल से बनती है ना, एलिमेंट है तो एटम, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल। अगर उन एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल के दरमियान ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो वो चीज क्रिस्टलाइन है। अब आंख से आपको देखने पर वो पाउडर नजर आ रही है या क्रिस्टल नजर आ रही है, हमारी वजह से भाड़ में जाए, वो क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस इस बुनियाद पर क्लासिफाई होती है। भाई मिसाल ले लो, अगर कोई चीज आप हाथ से छू रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल जैसा फील हो रहा है, लेकिन उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो, या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इररेगुलर है, एटम कहीं भी इधर उधर अरेंज हुए हैं, मॉलिक्यूल कहीं भी इधर उधर अरेंज हुए हैं, तो वो क्रिस्टलाइन थोड़ी होगा, वो एमॉर्फस होगा। लेकिन छूने पे क्या महसूस हो रहा है? क्रिस्टलाइन। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जो आपको आंख से देखकर या हाथ से छू के लग रहा है कि पाउडर है, एमॉर्फस है, लेकिन उसका इनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है? क्रिस्टलाइन। तो आपको छूने से क्या लग रहा है उससे गर्ज नहीं है, वो क्रिस्टलाइन ही कहलाएगा। कौन सी चेन, क्या कह रहे हो? देखो होता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। देखो, जब चीनी की मिसाल लो, चीनी में जो आपका एक चीनी का दाना है, एक चीनी का जर्रा जो है, उस एक जर्रे में करोड़ों क्रिस्टल्स मौजूद हैं। सही है। जब आप उसे पाउडर फॉर्म में बनाते हो तो आप
फिजिकली कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ देते होगे, जिसकी वजह से वो मतलब टूटता होगा। मतलब ऐसे समझाना चाह रहा हूं मिसाल के तौर पे, जगह है हाँ, जैसे देखो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अब ये उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ये एक मुझे क्या नजर आ रहा है, एक चीनी का दाना। क्या कह रहे हो तुम लोग को, शो क्यों नहीं हो रहा है ये? चलो मैं इस पे आता हूं जी। अब देखो मान लो ये एक वो चीनी का बड़ा दाना है जो तुम्हें नजर आ रहा है, क्यों शो नहीं हो रहा, हैंग क्यों हो गया ये? एक मिनट, हाँ भाई, ये चीनी का एक वो दाना है जो बड़ा आपको नजर आ रहा है, सही है, मतलब आपके हाथ में आपको फील हो रहा है। अब इस एक चीनी के दाने के अंदर करोड़ों क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। जब आप इसको ग्राइंडर में चलाते हो ना, बेसिकली ग्राइंडर क्या करता है, ग्राइंडर इनको बीच बीच से तोड़ता है, जो इनकी बॉर्डर लाइन है, बीच से तोड़ने की वजह से क्या होता है, क्रिस्टल अपनी जगह वहीं का वहीं बाकी रहता है बेटा, क्रिस्टल थोड़ी खत्म होता है, बस इनकी जो ये वाली अरेंजमेंट होती है ये टूटती है, अभी भी वो है तो क्रिस्टलाइन ही, समझ गए, ये बात थी। अच्छा जी खैर, यार ये बात ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर नहीं आई, आप लोग देख लीजिए बेटा, जो मैंने लास्ट में बात की है, मैं इसकी बात कर रहा था कि ये अगर चीनी का एक हमारे पास दाना है, तो इसमें ये हमारे पास मान लो बहुत सारे क्रिस्टल्स अरेंज्ड हैं, तो जब हम उसे ग्राइंडर में तोड़ते हैं ना, तो वो इनकी बाउंड्रीज को तोड़कर एक दूसरे से अलग कर देता है, तो लेकिन अल्टीमेटली वो रहते फिर भी क्रिस्टल फॉर्म में ही है, मैं ये वाली बात कर रहा था। तो आप लोगों ने शायद इसको देखा नहीं था, आप देख लीजिए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन बैठे हुए कोई भी स्टूडेंट कोई सवाल पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा कोई सवाल पूछना है किसी को, कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलिए। क्लास कनेक्ट करके सो गए क्या? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है जी, तो बाकी बात फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।